गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम एकदम मजे में हैं, आप बताइए। बच्चों मैं भी एकदम मजे में हूं और हम आप सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं। सर आप क्या उम्मीद करके बैठे हो? आज बेटा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं आपसे, आज सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था मुझे लगता है वो सभी बच्चों ने जरूर किया होगा, यानी अपना होमवर्क जरूर आप कंप्लीट करके लाए होंगे। सर आपने उम्मीद भी लगाई तो क्या लगाई सर, बस होमवर्क की उम्मीद लगा ली हम बच्चों से? बिल्कुल बेटा, मैंने आपसे सिर्फ होमवर्क की उम्मीद रखी थी। अब देखते हैं कि कितने बच्चे उस उम्मीद पे पूरे उतरते हैं, यानी कितने बच्चों ने उम्मीद हमारी पूरी की है और कितने नालायकों ने उस उम्मीद को तोड़ा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क में था, बट ये कॉन्सेप्ट कौन से वाला था? ये वही कॉन्सेप्ट था जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसे फाइंड आउट करने का। तो जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, अदरवाइज सुनो सुनो, प्रॉब्लम नंबर 5 अभी मैं आपको करवाऊंगा। सर हमने कर लिया, आप क्यों करवाओगे? बस हमारा दिल कर रहा है, हमारा इस प्रॉब्लम को करवाने का मन कर रहा है, इसलिए हम ये करवाएंगे। एक रीजन तो क्या है, यहां पर हम एक नई बात सिखाएंगे आप बच्चों को, और दूसरा बेटा उस कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिवाइज करवा कर फटाफट ना इस प्रॉब्लम को भी करवा देंगे। सर अब लास्ट क्लास वाला रिवीजन नहीं करवा रहे, करवाएंगे, थोड़ा तसल्ली तो रखो बच्चों। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हमारी होमवर्क जो थी उसमें एक प्रॉब्लम नंबर 5 था जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक था बच्चों प्रॉब्लम नंबर 16, ये वाला। पहले मैं इसे रीड कर देता हूं। इसको लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसका सॉल्यूशन तैयार किया होगा। इसका फाइनल आंसर मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है। क्या कह रहा है? एन इंजीनियर परचेज्ड मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक इंजीनियर ने बेटा हायर परचेज सिस्टम पे एक एसेट खरीदा है। एज पर द टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 1,40,000 एज एन डाउन पेमेंट। भाई इंजीनियर बाबू ने एक एसेट खरीदी और एसेट पे 1,40,000 तो बेटा वो डाउन पेमेंट करके आ गया। आज बेटा हमारा कैलकुलेटर, ये रहा बच्चों हमारा कैलकुलेटर हमारे साथ है। क्या आपका कैलकुलेटर आपके साथ है? जरा चेक करो। 1,06,000 at the end of year 1, 98,000 at the end of second and 87,000 at the end of third year, 55,000 at the end of fourth year। इसका मतलब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगे बेटा। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, चलो बना दूंगा अभी। आगे क्या कह रहा है बच्चों? इंटरेस्ट चार्ज 12% पर एनम, 12% का रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। ये कौन सी प्रॉब्लम है? यानी ये वो प्रॉब्लम है जहां पर हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट गिवन है, ब्याज का रेट गिवन है और हमें कैश प्राइस को फाइंड आउट करना है। और आप सभी बच्चे जानते हो अगर हमें कैश प्राइस पता करना है, जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट होती हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम कौन सी टेबल तैयार किया करते हैं? सर हम बैकवर्ड टेबल तैयार करते हैं। और उस टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का था जो मैं बताऊं। सबसे पहले हम लेते थे कैश प्राइस, उसमें से डाउन पेमेंट, देन आता था ओपनिंग लोन, उस पे ईयर 1 का इंटरेस्ट लगता था, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट माइनस करते थे तो हमारा ओपनिंग लोन आ जाता था सेकंड ईयर के लिए, उसमें बेटा इंटरेस्ट प्लस करते थे, सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करते थे। कुछ ऐसी ही बातें होती। सर बिल्कुल ऐसा ही होता था। अब जिन नालायक बच्चों ने इसका सॉल्यूशन बनाया है वो तो यहां से देख सकता है जी। सर इन्होंने ये मॉड्यूल का सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 16 का सॉल्यूशन है ये वाला। आपका आंसर कुछ ये आना चाहिए था 4,09,646। आप इसके फॉर्मेट पे नजर ना डालो। सर हम ऐसे भी आंसर बना सकते हैं कि क्यों नहीं बना सकते? सर ये वाला आंसर तो आपने समझा ही नहीं बेटा, एक ही तरीके से समझ लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ये वाला भी जानना चाहते हो कि इन्होंने भी देखो कहां से स्टार्ट किया, फोर्थ यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट से चालू किया। लास्ट इंस्टॉलमेंट 55,000 की है, ठीक है। 55,000 को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं सिंपली बोलूं तो 112% है, इससे बेटा ब्याज और प्रिंसिपल आ जाएगा 55,000 डिवाइड अपॉन 112, तो ये प्रिंसिपल आ गया 49,107, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। बट मैं आपको कह रहा हूं ना, जैसा मैंने आपको करवाया
आप वैसे करो ना बच्चों, आप ज्यादा अलग अलग फॉर्मेट देखोगे सिर्फ कंफ्यूजन में जाओगे। हमने आपको करवा रखा है एक सिंपल फॉर्मेट है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ प्रॉब्लम 16 का ये आंसर आया होगा 4,09,646 रुपीज। बोलो जी बच्चों, बोलो क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर, हमें ये समझ में आ गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाला कर लिया होगा। अरे भाई बताऊं, नहीं सर ये तो हमारा हो गया, क्लियर है ना? इसमें 4 इंस्टॉलमेंट जानी थी, 4th से स्टार्ट कर दो और उसके बाद स्टार्टिंग तक आ जाओ। आपका आंसर मैंने आपको दिखाई दिया। प्रॉब्लम नंबर 17 जो था ना बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 17, इसके ना 2 पार्ट थे, यानी ये प्रॉब्लम का जो प्रॉपर आंसर है वो आपसे अभी नहीं बनना था। ये प्रॉब्लम 21 में 2021 में 8 नंबर के एग्जाम में आई हुई है, यानी 2021 में बेटा एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है 8 मार्क्स में। बट सवाल ये है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम जिसके बारे में बेटा हम चर्चा कर रहे हैं, अब मेरी बातों को सुनो तो, ये जो प्रॉब्लम जो 17 नंबर है, इसके अंदर बेटा एक तो हमें कैश प्राइस निकालना था शायद, नहीं 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 नहीं, कैश प्राइस गिवन था। ये फॉरवर्ड टेबल वाला आंसर है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर फॉरवर्ड टेबल बननी थी। कैश प्राइस दे रखा है, डाउन पेमेंट दे रखा है 23,500, 23,100 की 5 इंस्टॉलमेंट है क्या? हाँ, ब्याज का रेट है 10%। इसमें बेटा हमने कौन सी टेबल बनानी थी? फॉरवर्ड टेबल बनाकर आपको हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो बताना था। बट ये आगे का पार्ट जो था ना बेटा, लेजर बनाने का पार्ट, ये भी आप कर नहीं सकते थे क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ही नहीं। आज की क्लास का यही टारगेट होगा। तो इस तरीके का आपने कोई टेबल अगर बनाया है तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट आया होगा, सॉरी इंटरेस्ट आया होगा, ये पहले वाले इंस्टॉलमेंट का, ये दूसरी का, ये तीसरी का और ये चौथी का। क्लियर है? और ये लास्ट वाले का। अरे बच्चों बोलो। हाँ जी सर, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वाला सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। हालांकि 17 नंबर जब मैं करवाऊंगा ना तो मैं पूरा करवा दूंगा, इसकी भी टेंशन मत लो। अगर आपने 17 नंबर को फॉरवर्ड टेबल के अकॉर्डिंग कर लिया तब तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया। अगर आपने नहीं किया या गलत हो रहा है देन आप टेंशन ना लो बेटा, मैं 17 नंबर जब करवाऊंगा, क्योंकि लेजर तो मुझे ही बनाने, जब लेजर बनाने हैं तो बेटा इसका फॉरवर्ड टेबल भी बनवा देंगे आपको। एक और प्रॉब्लम कौन सा था यार? प्रॉब्लम नंबर 18, कमल परचेज्ड बस ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर द टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 2,80,000 डाउन। कमल ने बेटा एक बस खरीदी 2,80,000। ये भी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, बताना चाहता हूं बच्चों 5 नंबर में आई हुई प्रॉब्लम है ये, समझ रहे हो? यस सर, हम समझ गए। 280 डाउन, 2,12,000 at the end of first year, 196 at the end of second year, 220 at the end of third year. Interest charge 10%. You are required to calculate total cash price of the bus and the interest paid with each installment. बेटा हमने इतने प्रॉब्लम कैश प्राइस कैलकुलेट करने की, अब तो आपको महारत हासिल हो जानी चाहिए। इसके अंदर अगर गोल्ड मेडल मिलता कैश प्राइस निकालने का तो स्टूडेंट को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसका दोबारा से आपको आंसर तैयार करके दिखाऊं। वही लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कर देंगे, लास्ट से पहले इंस्टॉलमेंट पर आएंगे और उसमें बेटा 2,80,000 प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल कैश प्राइस ऑफ एसेट आ जाएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो है ये बैकवर्ड टेबल हम तैयार करते हैं इसके लिए। इसका मैं आपको फाइनल आंसर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो थर्ड से स्टार्ट किया, सेकंड पे है, पहली पे है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम आउटस्टैंडिंग इतना आया होगा, उसमें बेटा इन्होंने डाउन पेमेंट ऐड कर दिया तो एसेट की प्राइस आ गई हमारा 8 लाख रुपीस। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? फटाफट यहाँ तक जवाब दीजिए हम बच्चे। सर जी हमें ये भी समझ में आ गया, क्योंकि सर हमने ये वाला प्रॉब्लम भी कर लिया था। बोलो जी बच्चों, बोलो क्लियर है या नहीं है? सर एकदम क्लियर है, आप टेंशन ना लो इस चीज को लेकर। चलिए ये आपका आंसर आया होगा डेफिनेटली 8 लाख। ये प्रॉब्लम नंबर 18 का हमारा सॉल्यूशन था, कमल वाले प्रॉब्लम का, जो कि मैंने कहा ना बेटा, ये देखो ना एग्जाम में आया हुआ जुलाई 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आई हुई प्रॉब्लम है।
अगेन ये 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन मैंने आपको यहां से दिखा दिया, प्रॉब्लम नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो सर अब क्या करें? करने को बेटा बहुत कुछ, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हो? अब बच्चों आज की क्लास का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सर क्या आप आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हो? नहीं जी, पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा लास्ट क्लास में जो बातें करवाई। सर बढ़िया हो जाए अगर लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट ना एक बार सर आप रिवाइज कर दो ना, तो सर हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए। बिल्कुल बच्चों, हम लास्ट क्लास वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ये था बच्चों लास्ट क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट। पढ़ो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिचुएशन सी की हम बात कर रहे थे। कैश प्राइस ऑफ एसेट इज गिवन, जब हमें एसेट का कैश प्राइस तो गिवन है, बट बात को समझना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज आल्सो गिवन, यानी हमें ये पता है एसेट की कैश प्राइस कितनी है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी पता है, बट अपने को बेटा ब्याज का रेट यानी इंटरेस्ट का रेट नहीं पता। तो मैंने क्या कहा था, ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा प्रॉब्लम 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इंटरेस्ट का रेट आइडेंटिफाई करना है, ब्याज का रेट पता लगाना। अब सवाल आता है ब्याज का रेट क्या होगा? बेटा देखो एक बात समझ लो, ब्याज का एग्जैक्ट रेट कोई भी बंदा ये रैंडमली बोल दे ये 10% होगा 12% होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। कोई भी इंसान प्रॉब्लम देख के ये नहीं कह सकता कि यहाँ इतना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो मैंने क्या कहा था, उस इंटरेस्ट रेट को ढूंढने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे अकाउंट्स में बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी तुक्का मार मेथड। अब हिट एंड ट्रायल का मतलब है हम क्या करेंगे, एक ऐसा कोई भी रैंडम रेट ले लेंगे कि 8% या 9%, हम देखेंगे कि क्या वो सही रेट है, और मैं कह रहा हूं कभी सही हो ही नहीं सकता। तो एक रेट आपने बेस के लिए स्टार्ट कर दिया, फिर आपका आंसर नहीं आएगा तो एक और रेट आप सेलेक्ट करोगे। नॉर्मली जो आंसर होता है पहले वाली रेट और बाद वाली रेट के बीच में फॉल करता है, तो वहां पर जो रेट आएगा उससे हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल ध्यान से सुनना क्या है, एक बात समझो बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ, इसी पे नजर रखते हैं। एक एसेट है जिसका कैश प्राइस 5 लाख है, ऐसे समझो उसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं। प्लीज ध्यान से सुनना सभी नालायक, इधर इधर हमारे से बात करो। एक एसेट है जिसका कैश प्राइस है बच्चों 5 लाख, ठीक है जी। बट मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, उस एसेट को मैं अगर आज खरीदता हूं, डे वन सॉरी आज के दिन खरीदता हूं, टुडे खरीदता हूं, तो मैं उस एसेट के लिए अगर 5 लाख रुपए दे दूंगा तो एसेट मेरी हो जाएगी। यानी आज अगर मैंने 5 लाख दिया तो एसेट मेरे को मिल जाएगी। बट मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो हम हायर परचेज पे एसेट लेते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। मैंने दुकान वाले को कहा कि देख भाई ये होगी एसेट 5 लाख रुपए की, हमें इसमें कोई डाउट नहीं, बट अपने पास आज पैसे नहीं है, हम इस 5 लाख रुपए को ना 3 साल में पे करना चाहते हैं, यानी हम इस 5 लाख रुपए को के लिए हमें 3 इंस्टॉलमेंट बना दो। वो दुकान वाला कह रहा है भाई साहब अगर आप ये एसेट इंस्टॉलमेंट पे लोगे ना तो ये एसेट 6 लाख रुपए की हो जाएगी। यानी वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट पे ले जाओ, हर साल के एंड में यानी 3 साल आप हमें हर साल 2-2 लाख रुपए पे करते रहना। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, एसेट की कैश प्राइस है 5 लाख और अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 6 लाख। अब समझना, एसेट की जो कैश प्राइस है उसे मैं एक तरीके से बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज की वैल्यू 5 लाख है, लेकिन पॉइंट ये इस 5 लाख को मैं 3 साल में पे कर रहा हूं, इसलिए मुझे 6 लाख देने पड़ रहे हैं। तो ये जो 2 लाख मैं दे रहा हूं ईयर 1 के एंड पे, ये 2 लाख जो ईयर 2 के एंड पे दे रहा हूं, और ये वाले 2 लाख जो थर्ड ईयर के एंड पे दे रहा हूं, इन वैल्यूज को बोला जाता है बच्चों फ्यूचर वैल्यूज। क्या बोला जाता है जी? फ्यूचर वैल्यूज। अब पॉइंट बड़ा क्लियर है, हमें वो रेट पता लगाना, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं उस रेट को ढूंढना चाहता हूं, उस ब्याज की रेट को ढूंढना चाहता हूं। एक बात बताओ, ये 5 लाख और 6 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली है क्या चीज? वो हमारा टोटल इंटरेस्ट है, वो हमारा टोटल ब्याज है जो कितने ईयर में लगा होगा, 3 साल का टोटल इंटरेस्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं हमारी जो एसेट उसकी कैश प्राइस 5 लाख है, बट हम उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, इसलिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 6 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है, 1 लाख जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो हमारा टोटल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यानी इंटरेस्ट है। बट वो इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं, वो 3 साल में अलोकेट किया जाएगा, ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस फ्यूचर वैल्यू को हम इस फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना चाहते हैं,
यानी इस फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना चाहते हैं, यानी हमें 6 लाख रुपए को किस रेट से डिस्काउंट करें कि ये 5 लाख रुपए के बराबर पहुंच जाए। यानी हमारा टारगेट क्या है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं उन इंस्टॉलमेंट्स को हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में दी जा रही हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, फ्यूचर वैल्यूज। हम उन इंस्टॉलमेंट को क्या करके लाना चाहते हैं, डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। अब ये किस रेट पे डिस्काउंट करें तो ये 5 लाख रुपए के बराबर आ जाए। और जैसा कि मैंने कहा था, नॉर्मली ये रेट पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए बेटा हम हिट एंड ट्रायल मेथड टेक्निक को यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला जाता है, 1 डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस आर द पावर n। तो मैंने क्या लिखा, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या पढ़ो, ए रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट होगी। प्रेजेंट वैल्यू यानी जो भी इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो आज के दिन डाउन पेमेंट देने के बाद जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसके बराबर उसकी वैल्यू आ जाएगी। और मैंने क्या कहा था, इसके लिए हम अलग अलग रेट लेंगे। जैसे इस वाली प्रॉब्लम में क्या था, एसेट की कैश प्राइस 86 थी, डाउन पेमेंट दे दिया 20। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो हमें एसेट के लिए तो 66,000 का ही पेमेंट करना था, बट इंस्टॉलमेंट में हमारे 80,000 रुपए जा रहे हैं। देख पा रहे हो बेटा, यानी 66,000 के आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा था बच्चों, 80,000। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 14,000 जा रहा है, 66 के बदले में आप 80,000 दे रहे हो, तो जो ज्यादा अमाउंट पे करो 14,000, वो आपका बेटा इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट। अब इस टोटल इंटरेस्ट को लेकर मैंने क्या कहा था, हमारा मेन टारगेट क्या है, ये जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है ना, इनको हम डिस्काउंट करके किस पे लेकर आना चाहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना चाहते हैं। यानी इन वैल्यूज को हम डिस्काउंट करके 66 पर लेकर आना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन से रेट पे डिस्काउंट करें कि 66 पहुंच जाए। जैसे हमने एक रफ रेट लिया था 10%, तो ये आया था 67। मैंने क्या कहा, समझाया था, आपने पहले एक रेट लिया, नॉर्मली वो रेट कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं आएगी, आपको एग्जैक्ट 66 चाहिए था, यानी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आपको 66 लेकर आनी है, जबकि आ गया 67,900। तो मैंने क्या कर समझाया था। अब अगला जो रेट लिया जाएगा भाई 10%, एक शुरुआत के लिए रैंडमली आपने कोई भी रेट ले लिया, 10%, 12%, बट अगर आपका आंसर वहां पे नहीं आया तो अगला जो रेट लेना है कि वो 10 से नीचे लें, यानी 10% से कम लें या 10% से ज्यादा लें, वो हमें समझना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि बेटा पेपर में ऐसे थोड़ी एक बार 10 ले लिया, एक बार 12 ले लिया, एक बार 9 ले लिया, कितने रेट लेते रहोगे। एक स्टार्टिंग का रेट आपने 10 ले लिया, 8 ले लिया, चलेगा, बट अगला रेट जो सेलेक्ट करोगे उसके लिए मैंने आपको कुछ बातें समझाई, ध्यान से समझना। बेटा एक बात बताओ, हमें टोटल कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग कितना देना है, 66, जबकि इंस्टॉलमेंट में हम कितना पे कर रहे हैं, 80। इसका मतलब टोटल हमारा ब्याज है 14,000। बोले जी क्लियर है, बरोबर एकदम यहां तक। दूसरा पॉइंट, अगर हम 10% के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम 10% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट माना रैंडमली, उसके हिसाब से देखें हमारा ब्याज कितना निकल कर आया। भाई इंस्टॉलमेंट का टोटल तो 80 ही रहेगा, और 10% से अगर आप इंस्टॉलमेंट को क्या कर रहे हो, 10% से अगर इंस्टॉलमेंट को डिस्काउंट कर रहे हो तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 67,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 12,100। इसका मतलब समझना, 10% अगर ब्याज का रेट है तो इंटरेस्ट का अमाउंट है 12,100। एक बात बताओ, वैसे हमारा टोटल ब्याज है 14,000, बट 10% के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ब्याज सिर्फ 12,000 रुपए आ रहा है। इसका मतलब एक बात बताओ, हमारा ब्याज 10% से देखें तो 12,000 रुपए है, हमारा ब्याज होना कितना चाहिए, 14,000। अब एक बात बताओ, ब्याज 10% से आ रहा है 12,000, तो अगला जो रेट लें वो क्या लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर 10% से कम लोगे तो इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। अगर आपने 9% ले लिया तो इंटरेस्ट 12,000 से भी कम आ जाएगा। इसलिए हमें इंटरेस्ट कितना लेकर आना है, 14,000 तक लेकर आना है, तो हमें इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, इसलिए मैंने अगला रेट यहाँ पर 12 लिया, और जब 12 लिया तो आ गया 65,900। इसका मतलब ना 10 पे एग्जैक्ट आया ना 12 पे आया, इन दोनों के बीच में रेट है, उसको हम मैथमेटिकली सोल्व करके एग्जैक्ट रेट पता लगा लेंगे। तो मैं एक बात बोलूं तुम्हें, हमें पेपर में हमारा एक ही टारगेट है
एग्जैक्ट सटीक हम कभी भी नहीं बोल सकते कि 11.5% देख लो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा रेट लेंगे जिस पे इंटरेस्ट कम आ रहा होगा और एक ऐसा रेट लेंगे जिस पे इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा। इन दोनों को बेटा मैथमेटिकली हम सोल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट रेट पता लग जाएगा, जो मैंने यहां पर आपको समझाया। मैंने क्या कहा, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू ये है, 12% पे ये, यानी 2% का रेट बदलने से अमाउंट में 2000 इंटरेस्ट का चेंज आया। आपको इतना इंटरेस्ट का चेंज लाने के लिए रेट में कितना फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा, रेट कितनी चेंज करनी पड़ेगी, जो आया था 1.9। तो 10 तो हमारा बेस था, उसमें ये प्लस कर देंगे 11.19। दोनों तरीके आप 10 से स्टार्ट करके भी कर सकते हो और आप 12 से स्टार्ट करके 10 की तरफ भी आ सकते हो। दोनों ऑप्शंस बताए। अरे भाई बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। और एक बार आपको इंटरेस्ट का रेट पता चल गया, उसके बाद में फॉरवर्ड टेबल बनानी है, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है या नहीं सर? ये बात तो हमें समझ आ चुकी थी बेटा। रिवीजन करवाना तो और कुछ नहीं, 14 करवाया था लास्ट क्लास में, 15 करवाया था। और मैं मानकर चल रहा हूँ ये दोनों प्रॉब्लम आपको बहुत आराम से समझ में भी आ गई होंगी। तो सर अब क्या करवाओगे? सर ये कॉन्सेप्ट खत्म क्या? बेटा वैसे तो ये खत्म हो चुका है, तो फिर सर अब बारी बारी इसी कॉन्सेप्ट पे क्यों हूं? बेटा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और बातें। सर और बातें भी करवाओगे? अरे बेटा एक एग्जांपल और करवा देते हैं इसके ऊपर। क्यों सर? सवाल बहुत करते हो बेटा आप लोग। सर एज एन स्टूडेंट हमें सवाल तो करने ही चाहिए ना। अगर सर हम आपसे बातें नहीं करेंगे तो जब आप ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो तब आपसे बातें कौन करेगा? आपकी बात तो बेटा लॉजिकल है, तुम इतनी बातें कर रहे हो तो मुझे ये क्यों नहीं बता देते ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा होने वाला है? सर ये नहीं बताएंगे हम। सर ये तो आप ही ढूंढ कर आओ। चलो नालायक को मैं पता लगाता हूँ ये कितने नंबर है। आई थिंक ये 9 नंबर बनेगा। अगर बेटा मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। अगर एग्जाम्पल नंबर कुछ और बन रहा है आपके अकॉर्डिंग तो आप वही नोट कर लेना। मैंने जो देखा मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं है बच्चों। तो आप अपने अपने रजिस्टर में देख लेना कितने हो चुके हैं, उसी के नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे डाल देना। चलिए सर अब क्या करवाने वाले? अरे सुनो तो सही, मैं अभी एक ऐसी प्रॉब्लम आपको करवाता हूं जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होगा। मतलब जी, मतलब ऐसे अभी तक हम देख रहे थे तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अलग थी, कोई इंस्टॉलमेंट 50 की थी, कोई 40 की, कोई 30 की। अगर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम हो तो हमें किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना है? सर उससे क्या? अरे सुनो तो सही। सबसे पहले सभी बच्चे लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ एसेट। ये प्रॉब्लम देखो, उसके बाद होमवर्क में जो प्रॉब्लम नंबर 4 दी थी ना बच्चों को, वो मैं अभी करवाने वाला हूं। यानी सर वो सॉरी प्रॉब्लम नंबर 5। सर 5 करवाओगे? मैंने अभी तो बोला था कि प्रॉब्लम नंबर 5 करवाऊंगा मैं बच्चों को। सर हमने तो कर ली वो। अगर आप बच्चों ने प्रॉब्लम नंबर 5 कर ली तो बहुत बढ़िया बात है ना, उसका आंसर नोट कर लेना, मतलब सॉरी आप उसको वेरीफाई कर लेना कि आपने सही किया या नहीं। बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सर इस चैप्टर में अभी कितना और बचा है? ये समझ लो बेटा, जो मोटा मोटा पार्ट था हमें समझने वाला वो ऑलमोस्ट हमारा सारा खत्म हो चुका है। तो सर अब क्या इस चैप्टर को खत्म माने? ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, अभी तो यहाँ बुक्स बनानी बाकी है। परचेज सॉरी हायर परचेजर अकाउंटिंग कैसे करेगा, वेंडर कैसे करेगा, वो तो मैंने अभी करवाई नहीं। अभी तो मैंने आपको ये जो कुछ टिपिकल बातें थी जहां पर स्टूडेंट से गलतियां होती थी वो सारी बातें मैंने आपको समझाई है। ठीक है सर अब बातें नहीं करते हैं, आप हमें समझा दो। पहले तो आ जाओ ये प्रॉब्लम देखो जी। कह रहा है हमने एक एसेट खरीदा जिसकी कैश प्राइस है बच्चों 10 लाख। ठीक है जी सर। डाउन पेमेंट में कितने रुपए दे दिए बेटा? 2 लाख रुपए। बचा आउटस्टैंडिंग कितना? 8 लाख। प्रॉब्लम कह रहा है बचे हुए पैसे को हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए का एक इंस्टॉलमेंट है, यानी 8 लाख के बदले में हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें क्या है सर? ये प्रॉब्लम हमें लग रहा है आप ना टाइम पास के लिए करवा रहे हो। देखो बेटा वैसे तो आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर यहाँ पर आके क्लास में टाइम पास कर रहा है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए बच्चों, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कैश प्राइस ही 10 लाख।
क्या सर हम साथ साथ नोट कर सकते हैं? बिल्कुल, अब आप बड़े बच्चे हो, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। सर आप कभी तो हमें मना कर देते हो। जब किसी कॉन्सेप्ट में हमें बातें समझानी होती हैं तो हम आपको छोटे स्टूडेंट मानते हैं, छोटे बच्चे, तब हम मना कर देते हैं कि अभी नोटिंग नहीं करना। बट अभी तो ये कॉन्सेप्ट हो चुका, इसलिए आप नोट कर सकते हो। ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे। ये भाई ये 0 पीरियड की बातें चल रही है बच्चों, ये सारी। ओके सर जी मैंने बोला हाँ सर यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है। ये लो जी, नाराज क्यों होते, 4th इंस्टॉलमेंट भी ले लो। मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम लोगों ने प्रॉब्लम ढंग से पढ़ा या नहीं। सर आपका ये सही है, जब भी कुछ गलत कर दो बच्चों पे डाल देते हो और आगे निकल जाते हो। बेटा मैंने कहा ना, टीचर होने के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे क्या है? कुछ गलत हो जाए तो बोल दो जानबूझ के गलत किया, बच्चे को लगेगा कि टीचर से गलती हुई ही नहीं, जबकि एक्चुअल में गलत कर देता टीचर। चलिए जी, इधर उधर की बातें बंद करते हैं, आ जाओ क्या हो रहा है। एक एसेट है बेटा जिसकी कैश प्राइस थी 10 लाख। सभी नालायक छोटे बच्चे इधर इधर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लो इस कॉन्सेप्ट का एंड करने जा रहे हैं, फिर ना कहना कि सर समझ में नहीं आया। एक बार अगर डाउट है तो अभी ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ। एक एसेट है बेटा जो 10 लाख में खरीदनी, कैश प्राइस उसकी 2 लाख दे दिए, बचे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मैंने आप बच्चों को क्या बताया, जब अपने पास ब्याज का रेट नहीं होता है, जब अपने पास इंटरेस्ट का रेट नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम कैसे करनी, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है। सबसे पहले एक बात बताओ, सभी नालायक इधर ध्यान दो, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है? 4। एक इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 2.5 लाख। तो जरा एक बात बताओ, 4 इंस्टॉलमेंट जो जा रही है उसमें टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? बेटा समझने की कोशिश तो करो, यानी बात समझना, 2.5 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है, टोटल 4 किस्तें पे हो रही हैं, इसका मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल 10 लाख रुपए जा रहे हैं। एक बात बताओ यार, ध्यान से सुनना, हमने जो एसेट खरीदी उसके लिए हमें जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना करना था, यानी प्रिंसिपल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना पे करना था? सिर्फ 8 लाख रुपए। यानी बचे हुए 8 लाख के लिए हमें टोटल कितना पे करना पड़ रहा है? 10 लाख। इसे हम क्या कहते हैं जी? बेटा ये जो डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरेस्ट। इसका मतलब डिले करने की वजह से हमें 2 लाख रुपए क्या देना पड़ रहा है? ब्याज। अरे बेटा एसेट के लिए तो 8 ही लाख रुपए देने थे, बट इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं टोटल 10 लाख, 2 लाख रुपए ब्याज है। यही तो हमें समझना है कि जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इसमें ईयर 1 का कितना, ईयर 2 का इंटरेस्ट कितना, ईयर 3 का कितना और ईयर 4 का कितना। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? यानी 2 लाख रुपए को अलग अलग बाइफरकेट करेंगे, ईयर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, ये जो 10 लाख रुपए है ना, अगर हम बात करें, यानी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसमें जो अमाउंट जा रहा है, अगर हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, इसका मतलब अगर इस 10 लाख रुपए को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए तो ये 8 लाख रुपए आने चाहिए। अब सवाल है कौन से डिस्काउंट रेट को यूज किया जाए, 8% यूज करें, 10%, 12%, क्या यूज किया जाए वो हमें समझना है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मैंने क्या कहा, हमें ये समझना है, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि हमें यहाँ पर कौन सा रेट यूज करना, वही तो समझना बेटा, यही तो था कॉन्सेप्ट हमारा इसका। हाँ जी सर, यहाँ तक नोट कर लिया? हाँ जी सर, यहाँ तक तो हमने आपके पीछे पीछे चिपका दिया एज इट इज, लाइन बाय लाइन। अब मैं तुम बच्चों को एक बात बताऊं, सर आप बातें बता रहे हो या कॉन्सेप्ट बता रहे हो? अरे बेटा हमारी बातों में ही आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए सर बता दीजिए। तो बात ऐसे है, अभी नोटिंग नहीं करनी। सर ये क्या बात होती है? हाँ यही बात है हमारी आज की। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमने नोटिंग बंद कर दी। वेरी गुड, यही हम चाहते थे। ऐसे ही पढ़ा था हमने, ईयर आता है, इंस्टॉलमेंट आती है। अरे नालायक को जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज किया जाता है, एकदम बरोबर सर। और एक आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। सर एक बच्चा सर क्लास में लिख रहा है, वो ना उसका थोड़ी देर में पोपट कटने वाला है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों सर? बेटा थोड़ी देर में मैं बोलूंगा कि ये जो पढ़ा है ये गलत था, उस बच्चे को बड़ा रिग्रेट होगा कि मैंने अपना एक पेज खराब कर दिया। तो उस बच्चे को हम पहले ही दे रहे, नालायक सिर्फ सुन ले, ध्यान इधर इधर रखो, तुम इधर उधर कहाँ ध्यान है तुम्हारा? चलिए सर हम नोटिंग नहीं करते हैं। 1 2 3 और 4 आपको समझाने के लिए मैंने क्या कहा, कोई भी एक रेट आप ले सकते हो रैंडमली। चलो पहले तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिखते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट है एकदम सर, 2.5 लाख रुपए का एक है,
2.5 लाख रुपए का एक है, 2.5 लाख रुपए का एक है। अब रुक जाओ बेटा, मैं सर आप यहाँ गलत करोगे, सच में गलत करोगे? हाँ हम सच में गलत करेंगे, इसीलिए तो एग्जाम्पल करवा रहे हैं, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। 10% से अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो यहाँ जाएगा 0.909, 0.826, 0.826, 0.751, 683, यही आ रहा है सर? बिल्कुल यही आ रहा है। अरे बेटा ये मत कहना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं निकाला जा रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर देंगे सर। 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.909, 2,27,250, 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.826, 826 था, 2,06,500, 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.751। कुछ बच्चे जिन्होंने बेटा एफ पढ़ रखे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या गलती करने वाला हूँ, और कुछ जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो अभी समझ जाएंगे। इसका टोटल लगाओ यार कितना आ रहा है। सर ये तो गड़बड़ हो गई, क्या सर टोटलिंग गलत कर दिया? तो दोबारा लगाओ, नालायक को टोटलिंग गड़बड़ करोगे। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जहां पर आपको करोड़ों में टोटल लगाना है, और यहाँ पर आप छोटी छोटी फिगर गलत लगा रहे हो। ये आ रहा है? अरे सुनो सर ऐसे ही तो करते, इसमें गलत तो कुछ ही नहीं। अरे सुन तो लो बेटा, एक बात बताओ, अभी हमने जो किया हमने पता क्या किया, ध्यान से सुनना। हर साल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिया 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। हर साल का डिस्काउंट फैक्टर लिया, यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, उनको मल्टीप्लाई किया और टोटल लगाया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो आप कर रहे हो ये लॉन्ग कट है, इसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है। इसका शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है। कब? ध्यान से सुनना, शॉर्टकट हमेशा नहीं लगेगा, तो आप ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपके पास जो एग्जाम में प्रॉब्लम है उसमें जो इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट जा रही है, यानी इंस्टॉलमेंट में जाने वाला अमाउंट अगर सेम है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3 एज वेल एज इंस्टॉलमेंट 4, सभी में जाने वाला आउटफ्लो 2.5 लाख रुपए का है, यानी बराबर बराबर पैसे जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालने से बढ़िया इन सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है जी? एन्युटी फैक्टर। क्या बोला जाता है? एन्युटी फैक्टर। अगर मैं चारों ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर लूं और 2.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तब भी अमाउंट सेम आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे, क्या समझे सर? अभी बता रहे हैं, पहले दिन का टोटल लगाओ, ये आ रहा बेटा 3.169। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, इतना सब करने से बढ़िया आप एन्युटी फैक्टर ले लेते और 2.5 लाख रुपए को सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देते 3.169, तब भी इतना ही आता है। देख लो 7,92,250। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा था कि इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो मैं जो क्या कह रहा हूं बेटा, पॉइंट तो नहीं सुन रहे आप। अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर वो सेम है, तो हमें हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय, यानी हर साल की इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय, अगर हम हर, ध्यान सुनना, जितना भी ईयर का हमें ये सब कैलकुलेशन करना है, अगर उन सभी ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मैं सम ले लूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का अगर मैं सम ले लूं, तो उसे बोला जाता है एन्युटी फैक्टर। और मैं उस एन्युटी फैक्टर को डायरेक्टली अगर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी शॉर्टकट बता दिया मैंने। बोलो क्लियर है या नहीं सर? ये हमें एकदम क्लियर है, तो आप समझ गए। यानी मैं आपको क्या कहूंगा, इतनी सब कैलकुलेशन करने से बढ़िया अब 2.5 लाख को सीधा 3.169 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा यहां लगाने की जरूरत नहीं, यहां गलत नहीं है, आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा, ये टेक्निक गलत नहीं है, बट इतना लॉन्ग कट से क्यों जाना बेटा? अपने को पेपर में क्या है, पेपर में हमारे पास टाइम है कम, तो इसलिए हमें क्या करना, अगर कोई कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है तो क्यों ना उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करके अपना टाइम बचाएं और हम दूसरे प्रॉब्लम पे पहुंच जाएं।
समझ गया मेरी बात को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो कैसे तैयार करूंगा। अगर आप ये गलत वाला भी लिखना चाहते हो बेशक लिखो और बाद में से कट कर देना, और यहाँ पे हिंदी में लिख भी लेना, जब जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा तब तब हम क्या करेंगे, हर ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करने की बजाय हम एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे पहले जो प्रॉब्लम थी वहां इंस्टॉलमेंट अलग अलग था, पहली इंस्टॉलमेंट 50, दूसरी 50, तीसरी 30, चौथी 20,000। क्लियर है? वहां इंस्टॉलमेंट अलग अलग होने की वजह से ये वहां नहीं करवाया। ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिखा है जहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है, और जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो हम एन्युटी फैक्टर यूज कर लेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, आ जाओ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा सर, इसलिए सर आपने ये करवाया। बिल्कुल बेटा, आप देखना ना कितना शॉर्ट हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ईयर आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में वर्ड यूज करना है, यहाँ वर्ड यूज किया जाएगा एन्युटी फैक्टर 10% से, और यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ रेट क्या माना था, मैंने रेट 10% माना था। अब मैं ईयर अलग अलग ईयर थोड़ी लिखूंगा, पहला साल, दूसरा, तीसरा, मैं बोलूंगा तीनों ईयर का एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी ईयर 1 2। सर आप गलती कर रहे हो, मैंने बोला क्या सर, यहाँ ना 4 साल है, 1 2 3 बोल रहे हो। चलो माय मिस्टेक, 1 2 4 हो गया। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सभी में बराबर है, यानी अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग होगी तो शॉर्टकट काम नहीं आएगा, बात समझ लेना। ये तो तभी हो सकता है जब हर साल के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम हो। अच्छा, अब एन्युटी फैक्टर को, सर बात तो बराबर ही है ना, पहले ऐसे ऐसे एन्युटी फैक्टर निकालेंगे, फिर सर उसका टोटल लगाएंगे, सर टाइम तो जा ही रहा है। अरे नहीं बच्चों, कैलकुलेटर पे भी किया जा सकता है। सभी नालायक बच्चे इधर आ जाओ, आपको क्या करना है, 10% से डिस्काउंटिंग करनी है, बरोबर। कैलकुलेटर पे कैसे करते हो आप लिखते हो 1 डिवाइड अपॉन 1.10। हाँ तो सुनो, ध्यान से सुन लो, 1 डिवाइड अपॉन 1.10 करोगे और इक्वल टू दबाओगे तो आया 0.909। आप इसके बाद में अगला स्टेप क्या करना, सुन लो बेटा, अगला आपके कैलकुलेटर पे एक बटन आ रहा होगा M+, इसका मतलब होता है मेमोरी प्लस, यानी आपकी जो कैलकुलेशन आपने की है वो आपके मेमोरी की बजाय कैलकुलेटर कह रहा है मेरी मेमोरी में डाल दो, क्योंकि आपकी मेमोरी पे भरोसा नहीं है। क्लियर है? M+ दबा दो। इस बात का मतलब है ये जो अमाउंट है मेमोरी में चली गई। ये पहले ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, फिर इनटू करते इक्वल टू करते हैं, दूसरे साल का आता है, फिर दोबारा M+1। इसका मतलब जो पहले मेमोरी में गया था उसमें जाकर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तीसरे ईयर के लिए इनटू इक्वल्स टू नहीं करते, ओनली इक्वल्स टू करते हैं, जो आया उसको भी मेमोरी में डाल दो, फोर्थ ईयर के भी इक्वल टू मेमोरी में डाल दो। इसका मतलब 4 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया कैलकुलेशन से वो सीधा मेमोरी में चला गया। अब अगर आप ये देखना चाह रहे हो मेमोरी में जो कैलकुलेशन डाली उसका टोटल कितना है, तो आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा MRC, जिसे बोला जाता है मेमोरी रिकॉल, यानी आपने जो मेमोरी में डाला उसका टोटलिटी वगैरह बता देगा। तो आ रहा है 3.169। क्लियर है? 3.169 को मैं 3.17 भी बोल सकता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से शॉर्ट कैलकुलेशन हुआ। अरे बेटा 17 ले लो या 1698, इस तरीके से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 17 ले लिया है। अरे बच्चों क्लियर है या नहीं है? जिन बच्चों के कैलकुलेटर में ये मेमोरी वाला बटन नहीं है, वहां ग्रांड टोटल जीटी का बटन आ रहा होगा, जीटी यानी ग्रांड टोटल, वहां पर आप कैलकुलेशन करते जाओ हर साल का, और चारों ईयर का कैलकुलेशन करने के बाद जीटी का बटन प्रेस कर देना, वहां पर भी टोटल 3.17 ही आएगा। तो अब मैं कहूंगा 2.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 3.17 से, तो आ रहा 7,92,000। सर ऊपर जो किया इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 792 250 था, यहाँ 500 हो गया। बेटा ये सब पता है क्यों रहा है? राउंड ऑफ की वजह से। यहाँ पर हम 3 डेसिमल ले रहे थे और यहाँ पर हमने 2 डेसिमल लिया, लेकिन राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर था 3.169 था और मैंने इसको क्या क्या यूज कर लिया 3.17, यानी मैंने इसके राउंड ऑफ कर दिया। तो बेटा राउंडिंग ऑफ से तो थोड़ा चेंज होगा ही, ये तो आपको मालूम है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आई, मैंने क्या कहा था, हमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी लेकर आनी है बच्चों, 8 लाख लेकर आनी है। 10% से वो कितनी आ रही है 7,92,500।
तो अगला रेट क्या लेंगे तुम बच्चे बताओ रे मेरे को, क्या लेंगे अगला रेट? सर सर मैंने बोला हाँ हाँ सर हम बताएं क्या? मैंने बोला बताओ, तुम बता दो। एक बच्चा क्लास में खड़ा हो गया, बोला 11% ले लो। मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ तेरे कान पे थप्पड़ मारूंगा। सर क्यों? सर ये क्या बात होती है, आप मेरे को डरा रहे हो? अरे डरा नहीं रहा हूँ नालायक, मैंने क्या समझाया था? ऐसे मत सोचो अगला। अब हमने दो प्रॉब्लम में हाई 10% से ऊपर का ही रेट लिया, तो बच्चे को लगता है हमेशा 10 से ऊपर लेना है। मैंने क्या बोला था आपको? हमेशा क्या करके देखना है, अगला रेट लेने से पहले एक वर्किंग बनाओ। हमारा टोटल ब्याज कितना जा रहा है, टोटल इंटरेस्ट? भाई आप हायर परचेज में 10 लाख दे रहे हो, यानी इंस्टॉलमेंट में आपके टोटल 10 लाख रुपए जा रहे हैं। कैसे? 2.5 लाख रुपए 4 बार दोगे तो मेरे भाई कितना आउटफ्लो होगा? 10 लाख रुपए चले जाएंगे। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर है? हाँ। जबकि आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस सिर्फ 8 लाख रुपए। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। अरे बच्चों एक बात बताओ, 10 लाख रुपए दे रहे हो 8 लाख के बदले में, यानी 2 लाख रुपए का ब्याज है। 10% के अकॉर्डिंग ब्याज क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट 10%। आप ये देखो ना 10% के अकॉर्डिंग कितना ब्याज है। भाई पैसे तो आपके 10 लाख ही जाएंगे और आपकी प्रेजेंट वैल्यू 10% के अकॉर्डिंग आ रही है 7,92,500। बेटा इसीलिए तो मैंने वो कैलकुलेशन बताई थी कि अगला रेट सेलेक्ट करने में आपको कुछ रटना ना पड़े। ये देखो यहां से तो आपने क्या देखा, 2,07,500 आ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका मतलब 10% से हमारा इंटरेस्ट आ गया 2,07,500। एक बात बताओ बेटा, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है कितना? ओनली 2 लाख रुपीज, बट 10% ब्याज का रेट देख रहे हैं तो इंटरेस्ट चला गया 2,07,000। इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा पहुंच गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की अमाउंट को कम करना है। इंटरेस्ट कम करने के लिए आप हायर रेट लोगे या लोअर रेट? सर ऑब्वियस है, इंटरेस्ट कम करना है तो ब्याज का रेट कम लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब 10% पे ब्याज ज्यादा है तो 10% से कम रेट लिया जाएगा। अब 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 9%, एन्युटी फैक्टर एट द रेट 9%। अरे बेटा समझ में आया ना? ये आप ये लॉजिक है बेटा अगला रेट सेलेक्ट करने का। अगर आप ये लॉजिक से नहीं चलोगे तो आप यहाँ 11 ले लेते, वो 11 लाख कहीं और ले जाता तुम्हें। फिर आप क्या करते हैं, एक और रेट लेते। बेटा पेपर में ऐसे ही थोड़ी टाइम खराब कर देना है। तो हमें पेपर के लिए क्या करना है, हम कहेंगे भाई साहब टोटल ब्याज 2 लाख होना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। हमारा 10% से आ रहा 2,07,500, इसका मतलब ब्याज ज्यादा हो गया। तो 10% से अगर ब्याज ज्यादा है तो एक ऐसा रेट लो ना जिससे ब्याज कम हो जाए। तो हमने 9% सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? तो 1 डिवाइड अपॉन 1.09, तो मेमोरी में डालते जाओ, इनटू इक्वल्स टू 2 3 4, तो आया 3.24। बोलो बेटा, इससे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। 3.24 को 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ गया 8,10,000। आप प्रेजेंट वैल्यू कितनी लेकर आना चाहते हो? 8 लाख। एक रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख से कम है, एक रेट जिससे 8 लाख से ज्यादा। इसका मतलब हमारा आंसर 9 और 10% के बीच में फॉल करेगा। क्लियर है बेटा? अरे बेटा ये वाला समझ आया क्या? ये लॉजिक के लिए हो रहा है, ये मैं वैसे कर रहा हूँ सेवा भाव से, बट ये सेवा हमें पेपर में नंबर दिलाएगी। इसलिए आप इसे ये मत समझना कोई चैरिटी कर रहे हो आप। इससे आपको रेट आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। भाई टोटल ब्याज 2 लाख होना चाहिए था, 10% से ब्याज 2,07,000 है। इसका मतलब 10% इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट हमारा 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। हमें इंटरेस्ट 2 लाख पर लेकर आना। इसका मतलब 10% तो रेट हो नहीं सकती, 10 से ज्यादा लेंगे तो ब्याज और बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब 10 से कम लो, मैंने 9% ले लिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब वही टेबल जो आपको हमेशा कहता हूँ, आप यहाँ पर लिख दोगे 10%, यहाँ पर लिख दोगे 9%। जब 10% पे हो तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही बच्चों 7,92,500, और जब बच्चों यहाँ पर हो तो आ रहा 8,10,000। इसका मतलब 1% रेट बदलने से टोटल डिफरेंस देख रहे हो 17,500 का। 1% रेट के बदलाव से आपको यहाँ पर अपनी टेबल में क्या देखना है, आपको अपनी प्रेजेंट वैल्यू लेकर आने बच्चों यहाँ पर 8 लाख रुपए, 8 लाख तक पहुंचना है। तो 10% से चलोगे तो इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब 10 से किसकी तरफ जा रहे हैं, 9% की तरफ जा रहे हैं। तो इस बार ये माइनस होगा कैलकुलेशन में।
तो यूनिटरी मेथड लगाओगे मैथमेटिक्स वाला तो हम क्या बोलेंगे, 10% से कम होगा रेट तो माइनस हो जाएगा। 1% का रेट बदलने से टोटल 17,500 का डिफरेंस आया। अपने को डिफरेंस कितना लेना है बेटा, अपना डिफरेंस ये है 8 लाख माइनस 792,500, 7,500 का डिफरेंस लेना है। तो बताओ 7,500 का डिफरेंस के लिए कितना फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा, 0.42, इसका मतलब 10 में से माइनस कर दो, ये आएगा 9.57%। कैलकुलेट करके देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सर आप ना दूसरी तरफ से भी करवा दो, चलो 9% से ले लो, तो 9% से आओगे तो इधर आओगे यानी 10% की तरफ, तो इस बार प्लस हो जाएगा। 1% का चेंज है 17,500, इधर से आपको कितना चेंज करना है 10,000, तो 1 में 17,500 का चेंज आपको 10,000 कवर करना है, 9 में प्लस कर दो तो आ जाएगा 9.57। पेपर में एक ही कर कर आना, मैंने और लिखा है जो तुम्हारा दिल करे। इसका मतलब इस एग्जांपल में हमारा रेट क्या निकल कर आया जी, 9.47% हमारा वो डिस्काउंट का रेट है जहां पर हमारा इंटरेस्ट मैच हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, ये बात हमें एकदम क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। बस अब तो वो फॉरवर्ड टेबल बनानी पड़ेगी। अरे भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो फटाफट, तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे जी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या आएगा, ईयर, फिर आएगा ओपनिंग लोन, याद है ये टेबल तो याद हो जानी चाहिए। फिर आएगा इंटरेस्ट @ 9.57, फिर आएगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, फिर क्या आ जाएगा रे, फिर आ जाएगा प्रिंसिपल, फिर आ जाएगा बच्चों हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड में कितना है, एट द एंड। इसे बोला जाता है ए, इसे बोला जाता है बी, सी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग के ऊपर 9.57 लगा देंगे। डी इंस्टॉलमेंट हमें प्रॉब्लम में गिवन है, प्रिंसिपल कितना होगा ई, इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दें तो आ जाएगा, और एफ क्या होगा, जो हमारा ओपनिंग लोन था उसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी सर, चलिए ईयर 1 2 3 4 ओपनिंग लोन। अब ध्यान से सुना, एसेट कितने की थी बच्चों, ध्यान से सुना, एसेट 10 की थी, 2 लाख दे दिया तो लोन हमारा रहा होगा 8 लाख रुपए का। अब 8 लाख पे ब्याज निकालो बेटा, 9.57%, तो आ जाता है 76560। अब मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है तो प्रिंसिपल का अमाउंट है 173,440। क्लियर है यहाँ तक? तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बनेगा, 6,26,560। क्लियर है यहाँ तक भाई? ओपनिंग लोन में से इस साल जो प्रिंसिपल पे हो गया वो माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 626,560। इस पे बेटा 9.57% इंटरेस्ट लगा दो, 59962, 59962 कैलकुलेट करते रहो बच्चों साथ साथ में। 2.5 लाख में से इतना ब्याज है तो प्रिंसिपल के लिए कितना गया, 1,90,000, 190038। ओपनिंग में 6,26,560 का बैलेंस था, उसमें से ये 190038 रीपे हो गया, तो यहाँ का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 436,522 जो सेकंड ईयर के एंड का होगा वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग रहेगा। अरे बच्चों अब तो ये सब आ गया होगा ना, ये तो मैं तुम्हें होमवर्क में भी दे सकता था, आगे का काम तो 9.57%, 41,775, यहाँ पर 2.5 लाख, 2.5 लाख में से इतना तो ब्याज ही है आपका, तो प्रिंसिपल बचा 208,225 पे हुआ,
क्लोजिंग में कितना बचा, 2,28,297 रुपए। आपको मालूम है ना लास्ट ईयर में ब्याज कैलकुलेट नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर लेना 228,297। हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना जाना था बेटा, 2 लाख। अरे भाई टोटल इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया था, 2 लाख जाना था। अब ऊपर के 3 साल में जो ब्याज गया वो 2 लाख में से माइनस कर दो, तो 4th ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा आपके सामने। कर रहे हो, हाँ जी सर। तो आ रहा है 21,703 रुपए। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए पे हो जाएंगे। प्रिंसिपल बताइए, जो जो 4th ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो पूरा 4th ईयर में पे हो जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि 4th हमारा लास्ट ईयर है, उसके बाद में हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 बचना चाहिए, ये आएगा हमारा। तो बताइए क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? इस प्रॉब्लम को करवाने का रीजन पता चला हमने क्यों की? हाँ जी सर पता चला ना। क्या पता चला? इस प्रॉब्लम को मैंने आप बच्चों को इसलिए करवाया कि यहाँ पर आपको ये पता चल जाए जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो हम एन्युटी फैक्टर से इसका सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं नोट किया वो फटाफट इसकी बेटा फोटो वगैरह क्लिक करो और बताओ क्या यहाँ तक आप बच्चों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी सर ये तो समझ में आ गया। तो 9.57 हमारा ब्याज का रेट आ गया था, उससे हमने फॉरवर्ड टेबल बना ली। चलिए अब मैं आपको फटाफट ना वो वाली होमवर्क की प्रॉब्लम करवा देता हूं बेटा, जो होमवर्क में दिया था प्रॉब्लम नंबर 5। वैसे आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुद भी कर सकते हो। सर हम करेंगे इसको, अब बेटा कर लेना चाहिए। इसके अंदर आप एन्युटी फैक्टर से करना इसको। 1-1 लाख रुपए आपका हर साल बराबर, देखो ये देखो ना 4,60,000 उसकी क्या हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस है 4 लाख, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट आ गया। मैं अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 60,000 रुपीज। इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की, एन्युटी फैक्टर यूज कर लेना। एक बार पहले 10% ले लेना, फिर एक बार आप 14% ले लेना। 14% मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आएगी, मैंने कर रखा है ये प्रॉब्लम, इसका आएगा 12.10। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे इसको एक बार आज फिर से करके देखना, अगर ये नहीं होगा तो जरूर हम अगली क्लास में ये करवा देंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपने क्या देखा, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आपको होमवर्क में ट्राई करके देखना। एक प्रॉब्लम नंबर 11 है बेटा, ये बता देता हूँ फटाफट क्या है। कह रहा है 1 अप्रैल 2021 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय करती है हायर परचेज सिस्टम पे मशीन फॉर 90,000, यानी किसी ने बेटा एक मशीन खरीद ली 90,000 रुपए में, ठीक है, हायर परचेज प्राइस है, जो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अब एक बात बताओ, 90,000 हायर परचेज प्राइस है और 3 इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं, इसका मतलब 30,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होगी। भाई एक एसेट खरीदा जिसकी हायर परचेज प्राइस 90,000 है और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, 30,000। इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इसमें इंटरेस्ट भी। आगे क्या भी रहा है, कंबाइनिंग प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5%, ब्याज का रेट है 5%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, अज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 फॉर 3 इयर्स 5%। ये बेटा आपको क्या बता दिया, एन्युटी फैक्टर। आपको याद है एन्युटी फैक्टर क्या होता है? तीनों साल। अब एक बात बताओ, यहां पर जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो कितनी जा रही है, 30,000, यानी ईयर 1 का इंस्टॉलमेंट भी 30, ईयर 2 का भी 30, ईयर 3 का भी 30, यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है। तो मैंने क्या कहा था, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एन्युटी फैक्टर यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 साल का जो एन्युटी फैक्टर है वो ये है। तो मैं अगर इसकी कैश प्राइस की बात करूं तो ये 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो जो हमारी बैकवर्ड टेबल नहीं थी बेटा,
लास्ट से स्टार्ट करके 30,000 से लास्ट में कैश प्राइस कितना, फिर सेकंड पे, फिर पहली पे। अरे बेटा एक बात बताओ, जो बैकवर्ड टेबल नहीं थी, लास्ट से स्टार्ट करके हम कैश प्राइस तक आते थे, एक तरीका तो वो है। अगर आप वैसे चाहो तो वैसे करो, इसका शॉर्टकट भी है। यहां पर हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 30,000 है और तीनों साल का जो एन्युटी फैक्टर है वो है 2.723। तो इससे कैश प्राइस आ जाएगी एसेट की बेटा 30,000 इंटू 2.723, ये आ रहा होगा 86,690। अगर ये जानना चाहता है टोटल इंटरेस्ट कितना है, मैं इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं बता रहा, टोटल ब्याज बता रहा हूँ, 81,690 माइनस टोटल इंटरेस्ट में यहाँ बता देता हूँ, 90,000 उसकी हायर परचेज प्राइस है और कैश प्राइस है 81,690। जरा देख लो कितना है, 8310। ये टोटल ब्याज है। सर अगर हमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट का जानना हो, पहली का कितना, दूसरी का कितना, तीसरी का कितना, तो आपको वो टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, आपको प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को अगर आप कैश प्राइस जानना है तो एक तरीका तो क्या है कि आप बैकवर्ड टेबल बनाओ, जो पूरी की पूरी मैंने आपको समझाई थी, लास्ट से स्टार्ट करके पहले इंस्टॉलमेंट तक आना। और दूसरा तरीका यहां पर, क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम है, तो अगर आपके पास एन्युटी फैक्टर है तो आप एन्युटी फैक्टर से इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तो बेटा कैश प्राइस आ जाएगी जो मैंने निकाला। एक इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपए की है, एन्युटी फैक्टर 2.723, तो हमारा कैश प्राइस आ गया 81,690 रुपीस का। क्लियर है? टोटल ब्याज बता दिया, हायर परचेज प्राइस 90,000, कैश प्राइस 81,690, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 8,310। अगर आप ईयर वाइज इंटरेस्ट जानना चाहते हो, पहले इंस्टॉलमेंट का, दूसरी का, तीसरी का, तो आपको बेटा प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप इसका सॉल्यूशन यहां से नोट कर सकते हो, 11 का जो मैंने करवाया, कैश प्राइस इतनी, टोटल ब्याज इतना, और आप इसे बैकवर्ड कैलकुलेशन भी करके देख लेना, बैकवर्ड टेबल भी बनाकर देख लेना। बैकवर्ड टेबल आप खुद तैयार करना। और मैं बता दूं वहां से 8 या 9 रुपए का डिफरेंस आएगा, यहां पर आ रहा है तो 81,690, अगर आप बैकवर्ड से करोगे तो जहां तक मेरे को याद है ये आएगा शायद 81,697 रुपीस। ये 7 रुपए का डिफरेंस। घबरा मत जाना कि सर 7 रुपए का डिफरेंस आ गया, आंसर तो मैच नहीं किया, हाय रब्बा अब क्या करें। बेटा आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये चिंदी चोरी में नहीं फंसना हमें। ये 2-4 रुपए का जो डिफरेंस आता है ड्यू टू राउंड ऑफ आता है, ना कि हमारा आंसर गलत है। मैं बता दूं अगर आप बैकवर्ड टेबल बनाओगे तो शायद ये आंसर आएगा, मैंने एक बार क्लास में करवाया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं कि सर आपका आया था 90 और हमारा 97 रुपीज आ रहा, तो 7 रुपए का डिफरेंस आ गया सर। बेटा एक बात बता रहा हूँ, 80-81 हजार में 7 रुपए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ड्यू टू राउंड ऑफ आ रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 खुद से करना, मैं फिर से कह रहा हूँ बैकवर्ड टेबल बनाना, जिससे आपको हर साल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात हमें बढ़िया से समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, बट अब जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा उससे प्रॉब्लम बहुत कम आती है, यानी एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। बट बेटा बात ये नहीं कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता, अगर कॉन्सेप्ट है तो हमें वो क्लासेस में कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लास में कवर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलें फिर हम, हाँ जी सर, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम ये जो कैलकुलेशन वाली बातें चल रही हैं, इसके अंदर बेटा लास्ट सिचुएशन में डील करवाने जा रहा हूं, और ये शायद होगा हमारा, एक बार देख लेते हैं इसका नंबर क्या था बेटा, अभी जो हम कर रहे हैं सी थी हमारी, अब आ जाएगा सिचुएशन डी। उसके बाद में बेटा बुक्स स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो सभी स्टूडेंट पहले हेडिंग डालेंगे, ये हमारे कैलकुलेशन वाले में डी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा डी कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पर ये किस तरीके का होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट निकालना है व्हेन
both cash price, when both cash price and ROI, ROI का मतलब समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर नोट गिवन, आर नोट गिवन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम कह रहे हैं ये सिचुएशन क्या कह रही है, कह रहा है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब हमारे पास ना तो एसेट का कैश प्राइस है और ना ही हमें एसेट का हमारा जो इंटरेस्ट का रेट है वो दिया हुआ है। इसका मतलब सीधा सा फंडा है, हमारे पास हायर परचेज प्राइस तो होगी, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट होगी। हमें ये पता होगा पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी। मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी, बट हमारे पास ना तो कैश प्राइस होगा और ना तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट है और अगर हमारे पास इंटरेस्ट का रेट भी होता, मेरी बात समझना, अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो हम कैश प्राइस तक पहुंच सकते थे। कैसे? सर जी बैकवर्ड टेबल नहीं बनाते थे, हमारे पास इंस्टॉलमेंट होती थी, हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते थे और लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करके हम कैश प्राइस तक आ जाते थे। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इंस्टॉलमेंट है बट आपके पास इंटरेस्ट का रेट नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या था, इससे जस्ट पहले वाले में, उसमें कैश प्राइस था, इंस्टॉलमेंट थी, बस ब्याज का रेट नहीं था, तो वहां ब्याज का रेट निकालिए। यहाँ ब्याज का रेट भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि आपके पास एसेट का कैश प्राइस नहीं है। ये अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं फिर से कह रहा हूं, ना तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ना तुम्हारे पास कैश प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इंस्टॉलमेंट का कंपोनेंट है। ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको एक अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम जब भी आएंगी आपको हमेशा एक अजम्पशन माननी पड़ेगी, आपको ये मानना पड़ेगा जो अभी मैं लिखने वाला हूं। लिखो, अंडर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम we always assumed that कैश प्राइस का मतलब प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, ऑब्लिक से। सर समझे नहीं क्या कह रहे हैं? यानी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जब भी आप देखोगे तो आपके मन में एक अजम्पशन आ जानी चाहिए। ये अजम्पशन आपको हमेशा लेकर चलनी है। आप हमेशा क्या मानोगे कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट जा रही है उन सभी इंस्टॉलमेंट में, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, जो प्रिंसिपल जा रहा है, जो कैश प्राइस जा रही है, वो सभी इंस्टॉलमेंट में बराबर जा रही है। यानी सभी में क्या जा रहा है, बराबर कैश प्राइस जा रही है। अब मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूं जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है, जैसे मान लो एक इंस्टॉलमेंट ये, एक इंस्टॉलमेंट ये है, कोई भी इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट, इन दोनों में जो प्रिंसिपल है, यानी इसमें भी जो प्रिंसिपल का पोर्शन है और इसमें भी जो प्रिंसिपल का पोर्शन है, वो इक्वल मानना है आपको। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल इक्वल है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अगर अलग अलग है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ड्यू टू इंटरेस्ट हो रहा होगा। किसकी वजह से? जैसे मैं एक प्रैक्टिकल फिगर लेता हूं, जो अभी मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समझो, ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके की बात कर रहा है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये कह रहा है आपकी एक इंस्टॉलमेंट जैसे मान लेते हैं 190200 और है 1,74,350। टेंशन मत लो बेटा, बहुत सिंपल है, ये आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, बट समझना तो पड़ेगा ना। ये एक इंस्टॉलमेंट जा रही है और एक इंस्टॉलमेंट ये जा रही है। हमारी अजम्पशन क्या है, ये इंस्टॉलमेंट और इस इंस्टॉलमेंट में मैं कह रहा हूं जितनी भी इंस्टॉलमेंट हमारी है ना, सभी में हमारा प्रिंसिपल सेम है। मान लो
मान लो प्रिंसिपल 1.5 लाख है, तो मेरा पॉइंट ये है कि इसमें भी 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल है और इसमें भी 1.5 लाख का प्रिंसिपल है, यानी सभी इंस्टॉलमेंट में जाने वाला प्रिंसिपल जो है वो सेम है। आपको याद है हम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स किया करते थे जिसमें होता था 10 लाख की एसेट खरीदी, 2 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट में दे दिए, फिर बच्चे भी 8 लाख को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते थे, यानी हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का अमाउंट सेम था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख, बस उसमें क्या अलग से ऐड हो जाता था, इंटरेस्ट अलग से ऐड होकर इंस्टॉलमेंट बन जाती थी, यानी प्रिंसिपल का कंपोनेंट तो सेम ही होता था। मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, आपको ये मान के चलना है इन यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो सेम है, तो सर आंसर कैसे बनेगा, अभी रुको तो सही, अभी मैं कुछ बातें यहाँ लिखवा देता हूँ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो अगला नोट लिखो यहाँ पर, नोट लिखना, द डिफरेंस बिटवीन any two successive installment यानी any two successive installment represents the amount of इंटरेस्ट, यानी दो इंस्टॉलमेंट सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट यानी एक के बाद दूसरी, जैसे पहली और दूसरी सक्सेसिव बोली जाएंगी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, क्लियर है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट को बोला जाएगा। अब अगला नोट लिखो, मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ amount of interest for each year, calculation of amount of interest for each year calculated as under, हर साल का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, जैसे हमें पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन टू इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट ही तो है, इनटू एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पर साइड में लिख लेना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, तो मैंने क्या कहा, जैसे पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है तो दो इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस है उसे n से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी इंस्टॉलमेंट है। बट मैं कह रहा हूं अभी मैं जो बोल रहा हूं ना ये सारी बातें आपके ऊपर से जा रही है, मैंने स्टेप्स लिखवा दिए, एक बार एक काम करो यहां तक का लिख के भूल जाओ, छोड़ दो इसे, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाते हैं बेटा, मजा तो तभी आएगा ना जब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपसे बात करेंगे क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। तो सभी बच्चे प्रॉब्लम नंबर 13 पर आ जाओगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 13 आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम वाई, एक्स ने बेटा एक मशीन हायर परचेज बेसिस पे खरीदी मिस्टर वाई से, और टर्म्स देखो क्या है, डाउन पेमेंट 18500, 1,58,500 डाउन पेमेंट में चलेगी, 4 इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, 3 और 4, 2,21,900, 2,06,050, 1,90,200, 1,74,350, ये एंड में होंगी पहले साल के, सॉरी यहाँ पर सेकंड ईयर गायब है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, यानी ये इंस्टॉलमेंट पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल के एंड में पे हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस, ये काम का पॉइंट है, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस, ये सी पॉइंट है, कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, ये कहना चाह रहा है हर इंस्टॉलमेंट में जाने वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट, चाहे पहली इंस्टॉलमेंट हो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी,
जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सभी में जाने वाला जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो इक्वल है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस ऑफ द मशीन। कह रहा हम ये बताओ एसेट की टोटल कैश प्राइस कितनी है। ठीक है जी, पहले मैं कह रहा हूं एक बार ये पहली प्रॉब्लम है तो कोई भी नोटिंग नहीं करेगा, यहां पर ध्यान दो बेटा, एक बार नोटिंग रहने दो, सभी बच्चे यहां पर आ जाओ। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हमारी टोटल 4 इंस्टॉलमेंट जा रही है शायद, ये डाउन पेमेंट है। यहां पर आ जाओ डाउन, मैं पहले एक बार पूरी प्रॉब्लम नोट डाउन कर लेता हूं। 18500, तो यहां पर जा रहा है 1,58,500। यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है, यहाँ पर दूसरी जा रही है, यहाँ पर तीसरी और यहाँ पर चौथी इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। पहली इंस्टॉलमेंट 221900, दूसरी इंस्टॉलमेंट देखो 206 050, थर्ड 190,200, 1,90,200, 190,200 और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 174,350। एक बात बताओ, यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ टोटल हायर परचेज प्राइस, टोटल एचपीपी। अरे बेटा हायर परचेज प्राइस क्या है? सभी इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट का टोटल लगा दो। तो 1,58,500 डाउन पेमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 2,21,900, 2,06,050 प्लस 1,90,200 और 174,350, इनका टोटल लगाओ बेटा कितना आ रहा है। इन सभी का जो टोटल आएगा ना वो आपका आ जाएगा यहां पर हायर परचेज प्राइस। यार 9,51,000, 9,51,000 ये क्या है हमारा हायर परचेज प्राइस, टोटल हायर परचेज प्राइस। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना है। अगर हमें यहाँ पर कैश प्राइस तो पता ही नहीं है बेटा, नहीं पता ना, हमें हायर परचेज प्राइस पता है ना, हमें ब्याज का रेट पता, ध्यान से सुनना, ना हमें इंटरेस्ट का ना हमें इंटरेस्ट का रेट पता, ना हमें कैश प्राइस पता, तभी तो ये हमारा डी सिचुएशन है। ना कैश प्राइस ना इंटरेस्ट का रेट, सिर्फ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दे रखी है, बात खत्म। मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम कह रहा है चाहे पहली इंस्टॉलमेंट हो, दूसरी इंस्टॉलमेंट, थर्ड या फोर्थ, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, इसमें जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है ना वो आपका सेम है, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एक जैसा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर दो इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो ड्यू टू क्या रहा है? इंटरेस्ट। सर हम नहीं समझे, अरे नालायक को लिखना नहीं, इधर देखो। इंस्टॉलमेंट कितनी चीजों से मिलकर बनता है? इंस्टॉलमेंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है कैलकुलेशन। हाँ, मैं कह रहा हूं दो इंस्टॉलमेंट में जाने वाला प्रिंसिपल सेम है, तो एक बात बताओ, जो डिफरेंस आ रहा होगा दो इंस्टॉलमेंट में, किसकी वजह से आ रहा होगा? ड्यू टू इंटरेस्ट। अरे बेटा एक बात बताओ, अगर ध्यान से सुनना, हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम होगा, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इंस्टॉलमेंट भी तो सेम रहेगी। अगर मान लो पहले इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल गया वही सेकंड में जाए, तो पहली और दूसरी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ क्या है? वो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ ब्याज का डिफरेंस है वो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ डिफरेंस से। तो मैंने आपको वहां पर एक स्टेप लिखवाया था, कोई भी दो इंस्टॉलमेंट सक्सेसिव का मतलब क्या है? जैसे पहली और दूसरी का कंपैरिजन कर लो, या दूसरी तीसरी का कंपैरिजन कर लो, या तीसरी चौथी का। ऐसे नहीं कर सकते पहली इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का कंपैरिजन करने लग जाओ। कंपैरिजन करने के लिए आपको दो, ये आप समझ ही जाओगे ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा इरेज हो गया बट मैं मानूंगा कि आपने नोट कर रखा होगा। तो दो इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे पहले हम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है पहले वो देखो, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंस्टॉलमेंट, या वर्ड ध्यान रखना, सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट का मतलब पहली और दूसरी का कंपैरिजन, पहली और चौथी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, पहली और तीसरी का नहीं हो सकता, कोई भी दो इंस्टॉलमेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इंटरेस्ट है। तो हम क्या कहेंगे,
जैसे पहली 2 का देख लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 2,21,900 और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है बच्चों? 20605। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इंटरेस्ट है। जरा देखो कितना, 2,21,900 माइनस 206,050, तो ये इंटरेस्ट है 15,850। जैसे थर्ड और फोर्थ का भी देख सकते हो, थर्ड और फोर्थ, अगर हम थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन करते तो 190,200 174,350 कर लो जरा, ये भी सेम ही आएगा। तो 15,850 ही आ रहा है। कोई भी दो कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा। पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं? मैंने क्या कहा था, हमें क्या जानना है, किस ईयर में कितना ब्याज लगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं ईयर वाइज इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ ईच ईयर इंटरेस्ट, ईच ईयर इंटरेस्ट, हर साल का ब्याज निकालेंगे। तो जब ईयर 1 की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज गया होगा? मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये देखो, डिफरेंस जो है 15,850, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ईयर में n का मतलब है 4 साल। कितना जी? 4 साल। तो आ जाएगा 15,850 इंटू 4। जब सेकंड ईयर में जाओगे तो अब बची हुई इंस्टॉलमेंट है सिर्फ 3, तो यहां पर आ जाएगा 15,850 इंटू 3। जब थर्ड ईयर में जाओगे तो हो जाएगा 15,850 इंटू 2। और जब लास्ट ईयर में होगे तो सिर्फ एक ईयर है, तो 15,850 इंटू 1। जरा कैलकुलेट करके बता दो कितना कितना आ रहा है। 63,400 47,550 15,850 इंटू 2 31,700 और 15,850 इंटू 1। तो ये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। पूरा कितना है? ये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा 63,400 15,850। पहले तो ये बताओ ये समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा, अगर हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम है तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकाल लिया, बट पहले साल में कितना इंटरेस्ट गया होगा? 4 टाइम गया होगा। क्यों भाई? पहले ईयर के एंड स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहा होगा, तो 4 गुना ब्याज। दूसरे साल में आते आते कुछ प्रिंसिपल रीपे हो गया तो 3 टाइम्स, उसके बाद में और कम हो गया तो 2 टाइम्स 1 टाइम। इस तरीके से हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,58,500। यहां तक क्लियर है या नहीं? अब एक बात बताऊं, यहां पर एक और कैलकुलेशन बताता हूं। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट बराबर है ना। अब हमें ये जानना है हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है, ये तो हमने देखा ही नहीं। अब कोई भी इंस्टॉलमेंट ले लो, जैसे पहले ले लो। अब पहली इंस्टॉलमेंट कितनी चीजों से मिलकर बनी होगी बेटा? 2 चीजों से। क्या क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखो कितने, 2,21,900। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट इतने रुपए के 2,21,900 की। प्रिंसिपल पता नहीं, पी नहीं पता, बट पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना गया है? ये ले लो 63,400। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2,21,900 में से आप माइनस कर दो 63,400,
1,58,500 रुपए। अब मैं आपको एक बात बोलूं, आप कोई और इंस्टॉलमेंट से भी चेक कर सकते हो, जैसे तीसरी इंस्टॉलमेंट से चेक कर लो, 2,06,000, सॉरी ये से 206,050, तो ये आ जाएगा 206,050। प्रिंसिपल नहीं पता, बट सेकंड में इंटरेस्ट कितना है 4,7,550। देख लो इसमें प्रिंसिपल कितना आ रहा है। मैं कह रहा हूं हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम ही आएगा बेटा, कैसे ही कर लो, ये भी सेम आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप और करना चाहो सेकंड थर्ड पे फोर्थ पे भी करके देख सकते हो, सीधा सा फंडा है। मैंने क्या कर रहा है यहाँ पर, मैंने कहा अगर सब इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम है तो इंस्टॉलमेंट में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो ड्यू टू इंटरेस्ट की वजह से मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट की वजह से उनमें डिफरेंस आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 15,850, बट अब सवाल आता है किस ईयर में कितना इंटरेस्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, किसी भी ईयर का इंटरेस्ट जानने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है आपको, वो कहां पर गया, ये रहा, इंटरेस्ट फॉर पहले साल के लिए, दो इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस है वो ले लो और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। n का मतलब है यहाँ पर 4, कितनी इंस्टॉलमेंट है। अब एक बात बताऊं, अगर आपको सेकंड ईयर का निकालना होता, मैंने उस टाइम नहीं बोला, अभी लिख देता हूं, सेकंड ईयर का निकालना होता तो ये डिफरेंस इन टू इंस्टॉलमेंट तो लेते लेते इनटू n-1 हो जाता, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट एक पे हो चुकी तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट 3 रहेंगी। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको 3 लेना है, जब आप थर्ड ईयर का निकालोगे तो n-2 हो जाएगा और लास्ट ईयर का निकालोगे तो n-3 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले के लिए n ले लिया 4, दूसरे में एक इंस्टॉलमेंट चली गई तो 4-1, तीसरे में 4-2 और तीसरे लास्ट वाले में 4-3। क्लियर है। तो हर इंस्टॉलमेंट में इतना प्रिंसिपल हमारा जाएगा, बट एग्जाम के अंदर हम एक टेबल बनाकर आनी है इस तरीके से। इधर आ जाओ, अब हम यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, हम बताएंगे ना इंस्टॉलमेंट का बाइफरकेशन कैसे कैसे होगा। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना और कैश प्राइस कितना। जैसे अगर हम बात करें पहली इंस्टॉलमेंट 2,21,900 की है, दूसरी 2,06,050 रुपए की है, तीसरी हमारा 1,90,200 की है, और जो लास्ट है वो है कुछ 1,74,350। ये इंस्टॉलमेंट जा रही है हमारी। पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकाला था 6,340, इस तरीके से सभी का निकाल रखा है, ये तो कर रखा है ना 6,3,400, 4,7,550, 31,700 और 15,850। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में से उसका इंटरेस्ट हटा देंगे तो बाकी कैश प्राइस आ जाएगा। तो 2,21,900 माइनस 6,3,400 कर दो तो इस कैश प्राइस इसमें आ जाएगा 1,58,500। और देख लेना सभी में सेम आएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में हमारा कैश प्राइस कितना है वो भी हम देख सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर सेकंड में 206,050 माइनस 47,550, 206,050 माइनस 47,550, 158,500, 190,200 माइनस 31,700। बेटा सभी में सेम आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में जाने वाला प्रिंसिपल यहां पर सेम है। अगर हमें टोटल कैश प्राइस बोला जाए, कैश प्राइस बताओ, तो सिंपल है बेटा, डाउन पेमेंट प्लस टोटल प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल इन ऑल इंस्टॉलमेंट। अगर हमें ये जानना हो उस एसेट का टोटल कैश प्राइस कितना, तो आप क्या करोगे, आप डाउन पेमेंट ले लो। डाउन पेमेंट हमें पता है 1,58,500 की, जो प्रॉब्लम में बताया। एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस है 1,58,500, ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, 4 इंस्टॉलमेंट, इससे हमारा टोटल कैश प्राइस आ जाएगा जी 7,92,500।
क्लियर है बच्चों यहां तक? और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो देख सकते हो सही है कि नहीं। आपकी टोटल हायर परचेज प्राइस आई थी 9,51,000 और यहां पर देखो 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल ब्याज इतना गया। और अगर आप ध्यान से देखो कैश प्राइस में अगर टोटल ब्याज प्लस कर दो तो वो हायर परचेज प्राइस के बराबर पहुंच जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? बोलो फटाफट, यहां तक क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। यहां से देख सकते हो सिंपल है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आने वाली हो। यहाँ पर मैंने क्या कहा, हर इंस्टॉलमेंट में जाने वाला इंटरेस्ट सेम है, तो आप कोई भी दो इंस्टॉलमेंट का कंपैरिजन कर लो, पहली और दूसरी का, थर्ड और फोर्थ का, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा 15,840। बट ये सिर्फ डिफरेंस आया कि दो इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट है। सवाल ये कि पहले इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज गया, तो आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो जितनी इंस्टॉलमेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड पे जाने के लिए टोटल इंस्टॉलमेंट में से एक इंस्टॉलमेंट पे होगी तो एक कम कर दोगे यानी 3 आ जाएगा। थर्ड पे जाओगे तो 2 पे हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। फोर्थ पे जाओगे तो 3 पे होगी तो 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल पता चल सकता है। पहली इंस्टॉलमेंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट ये है, प्रिंसिपल पता नहीं, टोटल इंटरेस्ट पता है पहले में कितना गया तो प्रिंसिपल आ जाएगा। किसी में भी इक्वेशन में ये फिट करके देख लो, ब्याज प्रिंसिपल का कंपोनेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनवा दिया एग्जाम के लिए, इंस्टॉलमेंट इतने की गई, पहले वाले इंस्टॉलमेंट में इतना ब्याज, वो इंटरेस्ट हटा दोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, दूसरी का, तीसरी का। ये हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस पहले ही बताया था सेम है। अगर आपको कैश प्राइस जानना है तो डाउन पेमेंट में जितने भी इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं सभी की कैश प्राइस को ले लो, टोटल कैश प्राइस पता चल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? पहले तो ये बता दो, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? मैंने ये प्रॉब्लम आपको करवा दिया, मुझे लगता है कि आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर ये भी तो बोल सकता हूँ कि पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें सबसे ज्यादा ब्याज जाएगा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी में उससे कम। क्लियर है? हाँ जी सर, ये एक प्रॉब्लम है बेटा जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, तो सभी बच्चे इस वाली प्रॉब्लम को घर से करके लाएंगे 12 को। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, ये हमें समझ में आ गया, तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका भी सोल्व करने का, बट मैं वो आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया। आप समझ गए ना? यहाँ पर पहले वाले में n का मतलब है जितने भी इंस्टॉलमेंट है, तो पहले 4 इंस्टॉलमेंट तो 4, सेकंड के लिए n-1 कर देंगे। थर्ड ईयर पे जाएंगे, अगर मान लो आपको थर्ड ईयर पे जाना होता तो n-2 कर देते, फोर्थ पे जाना होता तो n-3 कर देते। तो ये तो आप समझ जाओगे। इसी के साथ ये प्रॉब्लम नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हो जाता है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी सर, ये सारी बातें हमें यहां तक तो आ गई हैं समझ में। और कुछ करवा रहे हो सर आप हमें? तो बच्चों अगर ये क्लियर है तो मैं चाहता हूं आज की क्लास में हम कुछ और बातें ना करें। बाकी की जो बातें होंगी बेटा बुक्स से रिलेटेड, बुक्स कैसे तैयार होंगी वो हम अगली क्लास में नए लेक्चर में करवाएंगे, जहां से हम बुक्स पढ़ाना स्टार्ट करवाएंगे। हायर परचेजर बुक्स कैसे बनाता है, हायर वेंडर बुक्स कैसे बनाता है, वो सारी चर्चा बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर पहले ये बताओ क्या ये समझ में आ गया बच्चों को? तो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं बेटा, हमने हायर परचेज में अभी तक जो जो पढ़ा था, क्योंकि अगली क्लास से कुछ और बातें स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ पुरानी सारी बातों को रिवाइज कर लो, जिससे कल वाली क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटा मैंने क्या कहा था, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम इस चैप्टर का नाम है। हायर परचेज में किसी भी एसेट को हम इंस्टॉलमेंट पे ले आते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, जब सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी एट द एंड हमें ओनर से मिल जाएगी। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में
पहले इंस्टॉलमेंट के बाद ही हमें ओनरशिप दे दी जाती है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई थी मैंने। हायर परचेज एग्रीमेंट का मीनिंग भी बताया था। दो पार्टीज होती हैं, एक एसेट का ऑनर होता है जिसे हायर वेंडर बोला जाता है जो बेसिकली एसेट बेचता है। एक होता है बेटा परचेजर ऑफ एसेट जिसे हम हायर परचेजर के नाम से जानते हैं। हायर वेंडर वो है जो अपने एसेट बेचता है, यानी सेलर। हायर परचेजर वो जो एसेट खरीदता है। आपने एसेट को हायर परचेज पे लेने से सिर्फ आपको पोजीशन मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती। ओनरशिप एट द लास्ट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी तब मिलेगी। कैश प्राइस का मतलब क्या है? अगर आप इस एसेट को अभी के अभी पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट करके खरीदना चाहो तो किस वैल्यू पे मिलेगी, उसे बेटा बोला जाता है कैश प्राइस। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है? जब हम एसेट हायर परचेज पे लेते हैं तो कुछ अमाउंट हमें एग्रीमेंट के वक्त पे करना पड़ता है, उसे हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। हायर परचेज प्राइस क्या है? एसेट की कैश प्राइस और उसमें टोटल जो ब्याज लगेगा उन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा हायर परचेज प्राइस है। क्लियर है बच्चों? यहां तक मैंने क्या कहा था? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो उसमें दो चीजें होंगी इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में कैश पोर्शन होगा, एक इंटरेस्ट का पोर्शन होगा। कैश पोर्शन जो है उसे कैपिटल पेमेंट भी कहते हैं, इंटरेस्ट को फाइनेंस चार्ज भी बोला जाता है। अच्छा, ऑनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगी। रीपोजेशन का मतलब क्या है? अगर हायर परचेजर ने किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में बेटा अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो हायर परचेजर जो है अगर गड़बड़ करेगा तो हायर वेंडर एसेट को रिपोज करके वापस ले जा सकता है। ये सारी बातें अब अगली क्लासेस से स्टार्ट होंगी। फुल रिपोजिशन में कैसे होगा, पार्शियल में कैसे। फिर मैंने ये कैलकुलेशन वाली बातें बताई, इसमें हमने लगभग 4-5 क्लासेस लगा दी सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल्स और बुक की प्रॉब्लम्स करवा के। जब हमारे पास कैश प्राइस ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंस्टॉलमेंट निकालना आसान है। हमारे पास कैश प्राइस होगी, उसमें से डाउन पेमेंट हटा देंगे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ जाएगी, उस पर बेटा ब्याज ऐड करेंगे तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से भी मैंने करवाए तो ये तो आपको आता ही होगा। कभी कभी आपको जो पेपर में इंस्टॉलमेंट दिया होगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा, कैसे पता चलेगा? जैसे इस प्रॉब्लम में हमारी कैश प्राइस थी 37,500, 5,000 डाउन पेमेंट में दे दिए तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग पैसा बचा 32,500। बट इस प्रॉब्लम में 7,500 की 5 इंस्टॉलमेंट है, 7,500 की 5 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल पेमेंट जा रहा है 37,500, यानी इंस्टॉलमेंट में 37,500 जा रहा है जबकि आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस सिर्फ 32,500 है। तो टोटल ब्याज कितना जा रहा है? 5,000 का टोटल इंटरेस्ट जा रहा है 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था फॉरवर्ड टेबल बनाना किस तरीके से बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी। फिर हमने एक सिचुएशन भी किया था, अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन बट कैश प्राइस नहीं है, यानी हमारे पास एसेट का कैश प्राइस नहीं है, ब्याज का रेट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो मैंने कहा था रिवर्स कैलकुलेशन करो, बैकवर्ड कैलकुलेशन, वहां से कैश प्राइस पे आ जाएंगे। क्या तरीका बताया था? जीरो पीरियड से स्टार्ट करो, फॉर्मेट लिख लो पहले, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट ओपनिंग लोन, उसमें बेटा पहले ईयर का इंटरेस्ट टोटल, उसमें से पहले इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे। इस तरीके से जितने भी इंस्टॉलमेंट उस फॉर्मेट को लिखकर छोड़ेंगे और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करके हम कैश प्राइस तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको करवाए, बहुत एग्जांपल्स करवाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई डाउट होगा। देन हम अगला कॉन्सेप्ट आया था, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तब क्या करेंगे, तो उसके ऊपर चलते हैं। सिचुएशन सी क्या थी हमारे पास एसेट का कैश प्राइस है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है बट हमारे पास ब्याज का रेट नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए इंटरेस्ट का रेट पता लगा लेना। एक बार जैसे इंटरेस्ट का रेट पता चलेगा हम फॉरवर्ड टेबल बनाकर अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक भी? उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद की अगर बच्चों हम बात करें तो हमने अगला कॉन्सेप्ट जो आज किया वो क्या था? अगर हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ना तो कैश प्राइस है ना ब्याज का रेट है, यानी पॉइंट समझो, ना तो तुम्हारे पास कैश प्राइस है एसेट का, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? आप ये मानकर चलोगे, यहां पर एक बेसिक अजम्पशन है, हर इंस्टॉलमेंट में जाने वाला कैश प्राइस इक्वल है, चाहे पहली इंस्टॉलमेंट हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, सभी में कैश पोर्शन जो है ना, यानी
कैश वाला जो पेमेंट है यानी प्रिंसिपल जो रीपे हो रहा है वो सभी में इक्वल हो रहा है, सभी में इक्वल प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर दो इंस्टॉलमेंट में जैसे पहली और दूसरी के बीच में डिफरेंस आया, बेटा एक बात बताओ, पहली और दूसरी में अगर प्रिंसिपल सेम है तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में जो डिफरेंस हो किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरेस्ट। तो हमने क्या कहा, पहले वो दो इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल लो, फिर आप क्या कर सकते हो, पता लगा लो पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना। क्या फॉर्मूला बताया आपने, जो डिफरेंस निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। पहले ईयर के लिए निकालोगे तो डिफरेंस को जितने इंस्टॉलमेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 से। जब सेकंड ईयर के लिए निकालोगे तो ध्यान से सुनना, डिफरेंस तो लेना ही लेना है बट उसको मल्टीप्लाई करेंगे n-1। n-1 क्यों करेंगे भाई, 4 इंस्टॉलमेंट उसमें से एक पे होगी तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा n-1 का ये। और थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो डिफरेंस तो लेंगे n-2 कर देंगे। इस तरीके से बेटा हर ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने करवाया था। तो इससे क्या होगा बेटा, हर ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, पहले साल में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,58,500 का। अब अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल जानना चाहते हो तो बड़े आराम से जान सकते हो। जैसे आप ये जानना चाहते हो पहले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना, तो क्या कहोगे भाई, पहले इंस्टॉलमेंट, भाई इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको पहले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता है, पहले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना गया वो पता है जो यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट पता है तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 2,21,900 बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता है तो बैलेंसिंग फिगर प्रिंसिपल आ जाएगा। ये टेस्टिंग आप सेकंड वाले पे भी करके देख सकते हो, थर्ड वाले पे भी, फोर्थ पे भी, तो आपका प्रिंसिपल सभी में सेम होगा। ये आपको टेबल बना देनी है, आपको इंस्टॉलमेंट पता है, आपने हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा दोगे तो कैश प्राइस आ जाएगा। तो देख रहे हो सभी में कैश प्राइस इक्वल जा रहा है। अगर हमें टोटल कैश प्राइस जाननी है एसेट की तो डाउन पेमेंट में प्लस कर दो जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किए हैं उन सभी इंस्टॉलमेंट में टोटल कैश प्राइस कितना गया। तो एक इंस्टॉलमेंट में 1,58,500 है, 4 इंस्टॉलमेंट दी तो चारों में जाने वाला टोटल प्रिंसिपल कितना वो आ गया, और उसमें डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे तो टोटल कैश प्राइस ऑफ एसेट हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी बातें बेटा हमने कवर कर ली। क्या आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ये बता दो। तो बेटा आज की क्लास में मैंने कहा ना हमें सिर्फ इतनी ही बातें कवर करनी थी, बाकी की जो बातें होंगी बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर की जाएंगी। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर बेटा हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हायर परचेजर बुक्स कैसे बनाएगा, हायर वेंडर बुक्स कैसे बनाएगा, वो सारी बातें बेटा बट नेक्स्ट क्लास में होंगी। आज मैं क्यों स्टार्ट नहीं करवा रहा, वो नया कॉन्सेप्ट है तो उसको हम एक न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और उस पर फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आज की क्लास में बेटा आपने देखा होगा ड्यूरेशन थोड़ा कम रहा है बाकी क्लासेस के कंपैरिजन में, उसका सिर्फ यही रीजन है क्योंकि हम एक नए कॉन्सेप्ट पे जाना है और उस कॉन्सेप्ट को हम एक फ्री माइंड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास बेटा ये पे वाइंड अप होती है। जो होमवर्क दिया है उसे जरूर करके आना और बाकी की सारी चर्चा जो होगी बेटा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप बच्चों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय।